नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे बीच उपस्थित हैं राजकुमार किशोर जी, जो एक नॉन लाइफ बीमा कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में रिटायर्ड हुए हैं। आज उनसे उनके संबंध में और बीमा कंपनी के संबंध में कुछ बातें करेंगे। राजकुमार जी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। मैं आपसे कुछ जानकारी चाहूँगा जो आने वाले हमारे जो नए कार्यकर्ता हैं बीमा के संबंध में, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जो आपके अंदर अनुभव की खान है उससे कुछ मैं निकालना चाहता हूं। तो मैं कुछ प्रश्न करूंगा आपसे, आपको उसका जवाब देना जी। मैं आपसे पहला प्रश्न करता हूं कि आपने बीमा क्षेत्र में करियर बनाने का निर्णय कैसे लिया? चूँकि मैं इसके पूर्व में जैसा मेरे एमकॉम का पेपर 2 बचा था, उसी समय मैंने ग्रामीण बैंक में ब्रांच मैनेजर का नियुक्ति पत्र मुझे मिल गया था, और मैं दोनों पेपर कंप्लीट करने के बाद फिर ज्वाइन किया। उसी समय मेरा पीएससी में नायब तहसीलदार भी हो गया था, और करियर का अपॉर्चुनिटी बहुत जगह मुझे अवसर मिला, और बहुत जहाँ एग्ज़ाम देते थे। मेरा हॉबी था कि एग्ज़ाम देना, इंटरव्यू फेस करना। चूँकि मैं ग्रामीण के क्षेत्र से आता हूँ, और मेरे माता पिता शिक्षित नहीं थे, कृषक थे, और उसी कृषक को धरोहर के फिलहाल आफ्टर रिटायरमेंट आई एम डूइंग द सेम थिंग। तो बीमा क्षेत्र में आने के ये ऐसा है कि ग्रामीण बैंक में उस समय दूर राजनांदगांव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में था। आज की डेट में वह छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहलाता है। और लेकिन वहाँ भी आने मतलब ग्रामीण बैंक में काम करने की एक अलग तजुर्बा था, और बीमा क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण बैंक में मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन ऐसा मिला क्योंकि भीख मांगने वाले थे, उनको मैं छोटे छोटे फाइनेंस किया। उन्होंने नियमित अवधि पर उन्होंने रोजगार प्रदान किया, और उसने भीख मांगना छोड़ दिया है कि मेरे पास आया। बहुत बढ़िया। इसी तरह से किराना दुकान था, 5,000 का बिजनेस था, वो उसने मेरे रहते 2 साल के टेरर बाधा बाजार में था, 25,000 को उसको फाइनेंस किया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो किसी के अपलिफ्टिंग में आई एंजॉय द लाइफ। ग्रामीण बैंक के और साथ में मतलब बीमा क्षेत्र में इसलिए आया क्योंकि मुख्यतः हमारी शाखाएं होती थी ग्रामीण स्तर पे होती थी, और मेरे आने वाले बच्चे होते, तो शिक्षा के लिए थोड़ा सा समस्या जाएगा कि यही मेरे विचार था। और साथ में एक अच्छा अवसर के लिए हर इंसान सोचता है। तो मुझे यहाँ पे भी डायरेक्ट ऑफिसर प्रशासनिक अधिकारी सहायक प्रशासनिक अधिकारी रूप नियुक्त हुआ। उस समय मैं पूरे मध्य प्रदेश, जिस समय छत्तीसगढ़ शामिल था, मैं अकेला था। इस तरह से हमारा 50 का बेस था। बिहार से 1 था, उड़ीसा से 2 थे, इस तरह से 2-2, 3-3 लोग करके 50 का हमारा बेस था। और डायरेक्ट ऑफिसर, यहाँ पे जो भी डायरेक्ट ऑफिसर होते हैं उसकी एक अलग परख होती है। और साथ में मैंने ग्रामीण बैंक में भी काफ़ी इंजॉय किया, और यहाँ भी जॉब सेटिस्फेक्शन काफ़ी इंजॉय। जो मैं आज से 25 साल पहले मैं बीमा क्षेत्र में जहाँ काम किया, आज भी लोग मुझे उसी मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, और कई बार फ़ोन आते रहते जहाँ भी काम किया। और स्टाफ मेरे ऐसे लगते थे, जब मैं रायगढ़ से ब्रांच मैनेजर था तो उन्होंने बोले, जब मैं हमारे यूनियन वाले गए वहाँ पे, तो फिर उन्होंने मुझे एक बात बोले, किशोर साहब हमें एक बात अच्छी लगी कि मतलब जहाँ पे अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के बाद उसकी बुराई अक्सर होती है, लेकिन हमने ये देखा आपके संबंध में, तो उन्होंने ये बोले, एक वर्ड बोला, बल्कि किशोर साहब का कार्यकाल स्वर्णिम युग था कहते। तो सबसे पहला बीमा कंपनी और स्थान कौन सा था जहाँ आपने सेवा दी पहली? सबसे पहले जब हमारे मतलब सीधी भर्ती के तौर पे हमने मुंबई में 3 महीने के ट्रेनिंग लिया। उसके बाद हमारा प्रथम नियुक्ति हुई जबलपुर में, और उस समय मैं अकाउंट अधिकारी के रूप में देख रहा था। और धीरे धीरे इसी तरह से फिर उससे बाद में मेरा भिलाई ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ भी अकाउंट अधिकारी। फिर वहाँ से मैं रायगढ़ गया, ब्रांच मैनेजर रहा, और फिर सीनियर ब्रांच मैनेजर दुर्ग में रहा, डिविजनल मैनेजर रहा भिलाई में, और मतलब वहाँ पे भी रहा, बिलासपुर में भी रहा, कोरबा में भी रहा, और उसके बाद सीनियर डिविजनल मैनेजर रायपुर में रहा। और उसके बाद मेरा क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में नियुक्ति। और चूँकि मैं ग्रामीण बैंक में 5 साल की सेवाएं दे चुका था, तो मेरी उम्र कहीं अधिक था, तो मेरे बैचमेट में
जो हमारे CMD करीब करीब 5 लोग CMD हुए हैं डायरेक्ट बहुत हमारे बैच के। तो इस तरह से यदि मेरा एज भी कम होता तो हमें भी काफ़ी अवसर मिल सकता था। ठीक हाँ, लेकिन जीवन में तो ऊपर नीचे होता है, होता ही तो हम GM तक भी नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं। लेकिन मतलब मुझे कोई उसमें अफसोस शिकवा और नहीं। शिकायत और अफसोस बिल्कुल ही नहीं है। मैंने पूरी ज़िंदगी को अच्छे से जिया है और लोग मुझे चाहे, मैं उनको भी चाहा, और दिल से मैं कोई भी क्लाइंट रहता तो उसको घर की तरह सलाह देता था और पॉजिटिव वे पे मैं हमने ऐसा काम। निगेटिव थॉट मेरा जीवन में ना रहा है ना रहेगा। आपके कार्यकाल में नॉन लाइफ बीमा उद्योग में क्या बड़े बदलाव देखने को मिले? नॉन लाइफ पे तो बहुत सारे चेंजेस आया। जब हम वहाँ पे नियुक्त हुए थे तो हमने जो कंपनी ने हमारे जो कदम को हमने एक सोचता था, मतलब जब बैंक इंश्योरेंस नहीं हुआ करता था क्यों ना, तो फिर उसके बाद हमारे जब बैंक इंश्योरेंस हमारे 5 साल बाद, उसके पहले सारे बैंक को, जब मैं रायगढ़ में सारे बैंक प्रिय मेरे पास आता तो उनसे एक अच्छा रहा, तो उसके बाद बैंक इंश्योरेंस आई। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें और चूँकि मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस में था जो एशिया का सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी का, और इंडिया का तो है ही आज भी, और कई सालों से ये टाटा कंपनीज का था और उसके बाद ये नेशनलाइजेशन पे आया है। लेकिन आज भी न्यू इंडिया जो नंबर 1 पे पहला सैटेलाइट का इंश्योरेंस न्यू इंडिया इंश्योरेंस है। बीमा सेक्टर में टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण के अंतर क्या पैदा हुआ? क्योंकि देखिएगा, विदाउट डिजिटल वी कैन नॉट सर्वाइव इन एनीवेयर, दैट इज़ द फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। तो क्या होता है कि यदि डिजिटलाइजेशन नहीं होगा तो यू कैन नॉट गो फास्ट, तो आपको इतना अडॉप्ट करना पड़ेगा। और आपको आज के दौर में जो मतलब जिस तरह से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रहा है, सभी क्षेत्रों में आ रहा है, तो बीमा क्षेत्र क्यों नहीं आएगा पीछे? और फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि इस क्षेत्र में थोड़ी जागरूकता कम है। आपके अनुसार भारत में नॉन लाइफ बीमा की जागरूकता क्यों कम है? देखिएगा, जब मुझे जब ब्रांच मैनेजर काफ़ी अर्से के बाद, नेशनलाइजेशन करीब 1976 में हुआ और मैं न्यू इंडिया से 87 में ज्वाइन किया। ब्रांच मैनेजर मैं 96 में ब्रांच मैनेजर आफ्टर 10 years. Then I was at Raigad when I was a branch manager there. Whenever I go to the village in suburban areas, yeah, people ask me, साहब मोला मोर गाड़ी के LIC कराना है। LIC तो LIC बहुत ही प्रसिद्ध था शुरू से, और जनरल इंश्योरेंस को आज की डेट पे भी उतनी पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। क्योंकि इसकी मुख्य कारण ये है क्योंकि इन्होंने हमारा जो पूर्व में, चाहे मैनेजमेंट कहा जाए या इसकी जो विचार कहा जाए, जिस तरह से LIC ने गांव-गांव में एजेंट बनाए उस तरह से यहाँ नहीं बनाए। लेकिन मेरी कार्यशैली अलग ही था। मैंने तो जो एजेंट 5,000 कमीशन कमाता था उसको मैं 2.5 लाख कमीशन पर मंथ तक मैं पहुंचा। ऐसा मैं करीब 10 से 15। तो इसलिए मैं किसी को कोई आगे बढ़ता है तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, वही मेरा एम से है और जीवन का उद्देश्य भी है। मोटर, हेल्थ और फायर बीमा सबसे महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? देखिएगा, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट तो हमें तो बिना बीमा कराए सड़क में गाड़ियां नहीं ले जा सकते, ये तो कानूनन अपराध है, कानूनी, ठीक है। और साथ में तो एक जो एक्ट पॉलिसी है, लायबिलिटी पॉलिसी आज की डेट पे, पहले थर्ड पार्टी भी आम तरह जाना जाता था, और एक फुल बीमा बोलती है जिसमें गाड़ी है ना, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव बोला जाता है। तो और ऑन डैमेज भी बोला जाता है, अलग अलग तरह के नाम हैं। और आजकल तो हर कंपनी, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी एंटर हो गए तो उसने अपने सुविधा की सब, बट
बेसिक इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है वो आज भी है, कल भी रहेगा। तो इसी तरह से मोटर का तो जरूरी है। और जहाँ तक और कौन से बोले थे, हेल्थ तो इतना मतलब बेनिफिशियल लोगों के लिए सबका होना चाहिए, और सबका हेल्थ के बिना आप हेल्थ का इंश्योरेंस कराइए और कार्ड लेके जेब में पैसा ना रहते हो अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं। और कुछ पैसे जो आपके किराने के खर्चे के रूप में महीने में उसके लिए थोड़ा सा त्याग कीजिए उतना पैसा, और उसको साल भर में एक प्रीमियम दे दीजिए और सुरक्षित रहिएगा। लाखों का आज की डेट में आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो 5 दिन रहे तो आपके 2-2.5 लाख रुपए का बिलिंग मिनिमम, चाहे छोटी छोटी बीमारी है और बहुत क्रिटिकल है तो बहुत आएगा। तो अब छोटा सा अमाउंट मतलब आ जाए 5-10 हज़ार जो पेइंग कैपेसिटी है जिनका, तो वो लेना ही चाहिए किसी को भी। इवन मजदूर लोग को भी जो सरकार है वो करवा रही है, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम 2 से 3 लाख रुपए और कुछ रुपए मतलब पर डे यदि कोई भी मजदूर आज की डेट में मिनिमम वेज कहीं 250 है, 300 है, 400 है, तो उसमें से 15 रुपये निकाल ले एक दिन का तो भी हो जाता है, तो भी हो जाएगा। 10 रुपये निकाल ले, ठीक बात। तो अपना हेल्थ सुरक्षित करना है। और आपको अपने कैरियर में कौन सी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा हो, कुछ ऐसी घटना याद हो जो लगा होगी ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती रही हो? ऐसे याद करना तो बड़ी, क्योंकि चुनौतियाँ तो मुझे हमेशा ही आता रहा, उसको चैलेंज समझता रहा हर जगह। ठीक बात। क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे बढ़ाई जा सकती? जो अपना मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रहा है तो आज की डेट में मतलब काफ़ी कुछ जो उसमें से बाधाएं थी वो दूर हो गए। पहले महीनों 6-6 महीनों 7 भर तक के लोगों का क्लेम दावा नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में 3 से 4 दिन में लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं खुद का सेट किया था जिस समय एक कॉन्सेप्ट नहीं था। एक पर्सनल एक्सीडेंट में 1 लाख का बीमा किया था। वो गरीब आदमी था। जैसे ही मुझे मिला मैं 3 दिन के अंदर में सेटल किया था। आज से मतलब जब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था, क्योंकि मैंने बोला आप डेथ सर्टिफिकेट ले आइए, पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट ले आइए। मैं इमीडिएट और पेपर में भी नाम छपा था मेरा कि आज तक ऐसा 3 दिन में कोई क्लेम नहीं मिला। मैं वो सेट किया एग्जाम्पल। बीमा खरीदते समय आम लोग किन गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं? शिकार तो जो बीमा करता है या एजेंट है या वो अधिकारी है वो पूर्ण रूप से पॉलिसी की कवरेज की जानकारी नहीं देते। और उसमें कई चीज़ ऐसा रहता है कि एक्सक्लूजन रहता है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन उसके बारे में कोई एक्सप्रेस बताते ही नहीं, कोई लोग नहीं बताते। तो 1-2 शब्द मैं सुनता था, एंट्री लोड और एग्जिट लोड। एंट्री लोड और एग्जिट लोड ऐसा है कि जब एग्जिट लोड और एंट्री लोड तो कुछ चार्जेस हैं जो शुरुआत में भी लिए जाते हैं और यदि आप बाहर जा रहे बीमा से तो भी लिए जाते हैं, यदि मिड सेशन में निकल जा रहे हैं तो। ऐसा मैंने सुना था। नहीं, जैसे कि हेल्थ के संबंध में है पोर्टेबिलिटी है, लेकिन ये न्यू वर्ड आया है, कॉन्सेप्ट आया क्योंकि 7 साल मुझे रिटायर हुए। अच्छा। जस्ट आई थिंक दिस इज ए न्यू वर्ड, ये न्यू कॉन्सेप्ट कम अप। बिल्कुल। सो आई एम नॉट अवेयर फॉर दैट। ओके। आपके अनुभव में फर्जी दावों फ्रॉडुलेंट क्लेम्स से सेक्टर पर क्या असर पड़ा? बहुत ज़्यादा, मतलब फाइनेंशियली तो बीमा कंपनियों के लिए सबसे जो बाधाएं बहुत बड़ी है ना उनकी फाइनेंशियल स्टेट का, फर्जी क्लेम बहुत आते हैं, बड़े बड़े क्लेम आते हैं। लेकिन हर कोई नहीं, मतलब कुछ ही परसेंटेज है, मतलब 100 में ऐसा आई कैन नॉट से अबाउट द 5 or 3 or 2, बट दैट इज देयर। मैं ये समझता हूँ कारपोरेट और रिटेल ग्राहकों की ज़रूरत में बेसिक अंतर क्या दिखता है आपको? बड़ी जो कारपोरेट एजेंसी देखिएगा, बेसिक अंतर ये होता है, कारपोरेट से एक बड़ा प्रीमियम मिलता है आपको और एक जगह से मिलेगा सेंट्रलाइज। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बहुत एक ठीक है, आप एक हाइट पे जाने के लिए मतलब सडन जरूरी अच्छी एक वो है, बट स्टेबिलिटी के लिए वो सही नहीं। जिस दिन जाएगा उतना भरपाई करना मुश्किल होगा। इसलिए रिटेल
ये ज़्यादा रिटेल बिजनेस क्या रहता है कि वो बना रहता है। यदि एक दो रिटेल निकला, दो तीन लाना मार्केट से लाना बहुत आसान बात है। बड़ा इसलिए क्या है, आपकी स्टेबिलिटी के लिए, जरूर रिटेंशन के लिए, रिटेंशन ऑफ द प्रीमियम बहुत जरूरी। इट इज नेसेसरी टू डू द रिटेल बिजनेस until unless retail business we cannot survive, and the retail business is producing a more profit than corporate. Every corporate is producing huge losses that suffering every इंश्योरेंस कंपनी। ये वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में बीमा कंपनियों की क्या भूमिका है? Finance actually that insurance is giving a financial security in a mishappening. Suppose anywhere if a fire loss or accident or something that cope up the insurance by if a person has taken a policies, then on the way of the claim they protect their losses. ये जो सरकारी योजनाएं हैं, PMJJY, PMSBY, फसल बीमा, नॉन लाइफ क्षेत्र में, पर इनका क्या प्रभाव पड़ सकता है? इनकी वजह से इनका प्रभाव तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता है और सामान्यतः देखा जाता है। और क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बोला है, और जो प्रधानमंत्री ये है JJY वगैरह है, तो सारे एक अच्छी स्कीम है और इसमें लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और पूरे तौर पे इसकी प्रचार प्रसार भी होनी चाहिए। योजना का और शासन की एक अच्छी उदार भरी योजना है, उसका पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद आपको बीमा क्षेत्र में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करती है? रिटायरमेंट के बाद बीमा क्षेत्र में एक्चुअली क्या होता है कि जो जनरल इंश्योरेंस में काम किया वो पूर्णतः पारंगत हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे प्रीमियम एक गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर, बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज उनसे एक संपर्क साधते हैं, तो सबका एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। तो आपको चलने फिरने, महफिल में बैठने, समाज में बैठने से अपना आकर्षण अपनी ओर दूसरों को ध्यान खींचने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है, क्योंकि सारे क्षेत्र के बारे में थोड़ा थोड़ा, और यदि आप इंटरेस्ट है तो उसमें डेप्थ में भी जा सकते हैं और उनको हर किसी को आप कोई भी पर्टिकुलर में एक रास्ता, मतलब एक रास्ता भी लाइट दिखा सकते हैं उसको। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नए जो बीमा एजेंट हैं, विशेष तौर पे नॉन लाइफ के, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डूज एंड डोंट्स में? पहली बात तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए। स्ट्रगल, कंपटीशन इज एवरीवेयर, सभी जगह है। उसके बिना आप जीवन के कोई भी पहलू में आप मतलब ऐसे नहीं पाएंगे कि जहाँ कंपटीशन, प्रतियोगिता नहीं है, उसके बिना तो जीवन संभव नहीं है। और कोई भी फील्ड हो, इंश्योरेंस तो क्या होता है, विदाउट इन्वेस्टिंग ए ह्यूज मनी, सपोज आप यू आर गोइंग टू ओपन ए शॉप, किराना और जनरल स्टोर, यू हैव टू नीड ए सम कैपिटल, बट by taking a agencies from any insurer, it is very easy. Hardly you will spend 500,000 rupees for going in there. It is not necessary to require 500,000 rupees, but only there is something key. You have to qualify the examination. Thereafter you will be eligible to do the business. And after getting a license, you have to learn there are so many policies in the general insurance. In comparison to the various types of it. Every risk called one policy of general insurance policy. There is huge number in many more policies will come in the future. We cannot predict this policy will continue till the. आपके दृष्टिकोण से अगले 10-15 वर्षों में भारतीय नॉन लाइफ बीमा उद्योग का भविष्य क्या दिखता है? देखिएगा, स्ट्रगल तो करना है, आपको बढ़ना है, ब्राइट हमेशा ही रहेगा। और दूसरे व्यवसाय की तरह इंश्योरेंस भी एक आकर्षक है, और अच्छा है। मतलब कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है, जैसे बैंक चल रहा है, ये भी फाइनेंशियल सेक्टर है, इंश्योरेंस भी फाइनेंशियल सेक्टर है, और बहुत सारे ऐसे हैं
फाइनेंशियल सेक्टर, और बिना फाइनेंस का जीवन संभव नहीं है, तो संभव सभी नहीं, को ही दिखता है। उसी तरह बिना बीमा के जीवन संभव नहीं। बीमा। धन्यवाद किशोर साहब, आपने इतना समय दिया मुझे, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास इतना कष्ट उठाए यहाँ तक आने के लिए, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू, थैंक यू।